देखो, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में ना। सर्कुलर मोशन होता है क्या एक्चुअली, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग पूरी कहानी समझेंगे, उससे पहले हम लोग इसमें टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको समझते हैं। एक्चुअली 2 या 3 क्वेश्चंस इस पार्टिकुलर टॉपिक से नीट में, मेंस में, ऐसे कंपटीशन में आते हैं, एडवांस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। अब होता क्या है कि एक तो एक पार्टिकुलर टॉपिक की बात होगी, दूसरी बात यह है कि अगर हम ऐसे कहें कि ये सर्कुलर मोशन का पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं अप्लीकेशन है, यूज है, तो भी कोई गलत नहीं होगा। पूरी फिजिक्स में इसका अप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये इस टॉपिक को अच्छे से कंसेप्ट होगा तो पूरा फिजिक्स को समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है ना। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे चीजों को क्या है। थोड़ा सा देखो इसमें रिलेशन क्या है। इसमें रिलेशन है जो हम लोग लीनियर मोशन पढ़े हैं, सारी चीजें वही हैं, थोड़ा सा डिफरेंसेज है, उसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या डिफरेंसेज है। जैसे पहला हम लोग पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़े? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? कोई पार्टिकल जब किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो क्या था वो कुछ कुछ डिस्टेंस कवर करता था। यदि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। इसमें क्या है, वहां एक डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कह लें, बट यहाँ उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने थीटा से डिनोट किया, ठीक है। अब जैसे देखो हमने लिखा है इसमें, ठीक है, क्या लिखा है उसको समझना है। हमने लिखा है एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रेडियल वेक्टर इन एंगुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। देखो रेडियल वेक्टर क्या होता है, मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है ना, ये सेंटर है इसका, वो सेंटर है। तो सेंटर से हमेशा सरफेस की ओर होगा रेडियल वेक्टर। जैसे हमने लिखा है डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर इज सेंटर टू सरफेस। हमेशा सेंटर से क्या होगा? सरफेस की ओर होगा। तो ये सेंटर सेंटर सरफेस की ओर रेडियल वेक्टर हो गया। ये इनिशियल रेडियल वेक्टर है और ये क्या है? फाइनल रेडियल वेक्टर है। इसका यूनिट जो होता है ये होता है रेडियन, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो इनिशियल से चलो और ये कहीं ये फाइनल पर पहुंच जाओ, है ना। तो ये इनिशियल टू फाइनल रेडियल वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा, क्या एंगल बना है इस केस में? हमने थीटा मान लिया है, तो ये थीटा कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। चलो तो इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। सेकंड में लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी के बाद एंगुलर एक्सिलरेशन। एंगुलर एक्सिलरेशन, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉर्क। टॉर्क भी हो गया, टॉर्क। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम है ना, इज ए एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर एंड its direction can be found from right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। इसको हम थोड़ा सा अच्छा से दिखाएंगे, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। ऐसे कर लो क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है? डॉट फील्ड, सॉरी फील्ड नहीं, इसका डायरेक्शन डॉट में होगा और इसका डायरेक्शन क्रॉस में होगा। डॉट का मतलब क्या होता है समझना है। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड,
क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है, क्लॉकवाइज है ना। तो यहाँ देखो हमने क्या किया है, इसको एंटी क्लॉक रहेगा तो डॉट और क्लॉक रहेगा तो क्रॉस। अब इसको हमको समझते हैं कि क्या है एक्चुअली ये डॉट और क्रॉस और प्लेन का आउटवर्ड और इनवर्ड का क्या मतलब हुआ। जैसे देखो सिंपल है, मैं एक चीज दिखाता हूँ उसको समझने में। जैसे ये मान लो हमारे पास बोर्ड है, दिख रहा होगा, ये क्या है, बोर्ड है ना, ये दिख रहा होगा आपको ऐसे करके, ठीक है ना, बोर्ड। इस बोर्ड पर मान लो बोर्ड है, ये प्लेन है, ऐसे क्या है, प्लेन, ठीक है। इस प्लेन पर हमें क्या करना होगा, किसके परपेंडिकुलर की बात करें तो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है, दिख रहा होगा हमको लग रहा है, ठीक है ना। देखो ये लाइन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो है ना, क्रॉस हो चाहे डॉट हो, ये हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा। इधर रहेगा तो डॉट आउटवर्ड और इधर रहेगा तो क्रॉस, ये इनवर्ड है। हम मान लेते हैं इधर क्या है, आउटवर्ड है और इधर हमने इनवर्ड मान लिया, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, इधर आउटवर्ड मान लिया, इधर क्या मान लिया, इनवर्ड मान लिया। देखो तो ये हमेशा आउटवर्ड हो, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर। हमारे पास क्वेश्चन है कैसे डायरेक्शन निकालें। ये देखो हमारी उंगली को देखो और समझो, ये जो है ना, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ऐसे जो चल रहे हैं, ये है एंटी क्लॉक। क्या है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। क्या है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉक में देख रहे हो डॉट है, डॉट का मतलब आउटवर्ड। तो ऐसे उंगली को रखो और एंटी क्लॉक के लिए हम लोग ऐसे चल रहे थे ना, ऐसे ऐसे करेंगे तो आउटवर्ड दिख रहा है, दिख रहा है, आउटवर्ड दिख रहा है। मतलब ये थंब जो है, ये थंब, ये बोर्ड के आउटवर्ड, मतलब बोर्ड मतलब प्लेन, ये प्लेन के आउटवर्ड, ये प्लेन है तो इस प्लेन के आउटवर्ड दिख रहा है। देखो एंटी क्लॉक उंगलियों को मोड़ो ऐसे तो ये आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या है, क्लॉक मोड़ो, देखो क्लॉक जो है ना, क्लॉक ऐसे होता है जस्ट एंटी के ऊपर, ऐसे क्लॉक होगा, ऐसे क्लॉक होगा, देखो ऐसे क्लॉक होगा। तो क्लॉक में उंगलियों को ऐसे मोड़ो, ऐसे, तो ऐसे मोड़ोगे तो थंब देख रहे हो इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, ऐसे मोड़ोगे थंब इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो इस डायरेक्शन का मतलब हो गया, इधर तो इनवर्ड लिए थे, इधर क्या लिए थे, आउटवर्ड। तो अगर एंटी क्लॉक आउटवर्ड, क्लॉक इनवर्ड, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये डायरेक्शन है। इसको अच्छे से अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लेना वीडियो, समझ में आ जाए। ये एंटी क्लॉक है, देखो ना, ये एंटी क्लॉक है, देखो ना, एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक में ऐसे चलना पड़ेगा, आउटवर्ड। ये है क्लॉक, देख रहे हो, ऐसे है क्लॉक, मतलब यहाँ से चलो ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा, ये एक क्लॉक है। तो क्लॉक के लिए उंगलियों को मोड़ो क्लॉक की तरफ ऐसे, तो ये जो है इनवर्ड आ रहा है। तो क्लॉक वाइज के लिए इनवर्ड और एंटी क्लॉक वाइज के लिए आउटवर्ड। उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल है, हम लोग यहाँ लिखेंगे एक चीज और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और वो क्या है समझो, स्मॉल यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं ना, ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल, इसको हम लोग रेड से ही लिखें तो ज्यादा बढ़िया होगा। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्सियल वेक्टर, इज एक्सियल वेक्टर, है ना। बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, but large angular displacement is a scalar quantity, but large angular displacement is a scalar quantity, ठीक है ना। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर होता है, बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, थीटा का वैल्यू काफी लार्ज हो जाए, जो हम नहीं बताया था, देखो, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू काफी लार्ज हो जाए तो इस केस में तो स्केलर हो जाएगा, बट स्मॉल रहेगा तो ये क्या रहेगा, एक्सियल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करेंगे, ओमेगा से, है ना भाई। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर displacement, rate of change of angular displacement is called angular velocity, angular velocity है ना, is called angular velocity। चलो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट के चेंज के बराबर। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये हुआ कि हमेशा टाइम के साथ चेंज, तो थीटा में जो टाइम के साथ चेंज होगा वही तो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, है ना। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा डी थीटा अपॉन डी टी। इसका यूनिट बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, ध्यान रखना। तो देखो थीटा का यूनिट तो रेडियन होता है भाई, रेडियन, और टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड आ जाएगा इसका यूनिट, है ना। और इसका ये जो होता है इट इज एक्सियल वेक्टर, अभी हमने लिखवाया है इट इज एक्सियल वेक्टर। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एक्सियल वेक्टर होगा। अब डायमेंशन तुम लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, डायमेंशन इसका आएगा m0 l0 t माइनस 1, ये आ जाता है इसका डायमेंशन, ध्यान रखना। तो यह एक्सियल वेक्टर होता है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी होगा, यूनिट इसका रेडियन पर सेकंड होगा। और इसका डिफिनेशन जैसे हम लोग देखो हमने क्या बताया था कि लीनियर मोशन, और जो लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी, जिसको सिंपली अपन वेलोसिटी पढ़ रहे थे, वही चीज यहाँ थोड़ा सा चेंज है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, डिफिनेशन सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम के साथ चेंज होगा वही कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बाय द वे इसको ध्यान रखना है, हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, मैं लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ देखो ये हमने कर लिया, इसमें एरो की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नहीं, मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। है ना, ये चीजें हमारे पास, ये है आर्क, इसका जो लेंथ अपन एस मान रहे हैं ना, एस मान रहे हैं, ये एंगल क्या है थीटा, इसका रेडियस है आर, और ये जो है वो जो इसका सेंटर है, और ये इनिशियल पोजीशन है, और क्या है ये फाइनल पोजीशन, मतलब पार्टिकल कहीं यहाँ से यहाँ चला गया। तो यह लीनियर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस, एंगुलर कितना किया थीटा, ठीक है ना, एंगुलर कितना किया थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं समझना, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये थीटा निकाल सकते हैं, ये हम जानते हैं एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला हम जानते हैं बहुत पहले से, ठीक है ना। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, है ना। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा, रेडियस, तो एंगल क्या है थीटा, आर्क है इस रेडियस आर, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी 1 अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी, है ना, डी एस अपॉन डी टी। देखो थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी थीटा अपॉन डी टी हो गया, आर तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन आर कांस्टेंट हो गया, एस को टाइम के रिस्पेक्ट में डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं, है ना।
तो हम डी थीटा अपॉन डी टी को लिख सकते हैं ओमेगा, ठीक है ना, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आर, और डी एस अपॉन डी टी को लिख सकते हैं वी। सॉरी, तो v इक्वल टू आ जाएगा, क्या लिख लेते, v इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होगा, इसको ध्यान रखना। अगर वेक्टर फॉर्म में v को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो ओमेगा यहाँ क्या है, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल वेक्टर, क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल वेक्टर। एक बार मैं फिर से इसको अच्छे से लिखता हूँ, W को बोलेंगे एक्सियल वेक्टर और R को बोलेंगे रेडियल वेक्टर, क्या बोलेंगे, रेडियल वेक्टर, R को बोलेंगे रेडियल वेक्टर। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस आर होगा, ऐसे v इक्वल टू ओमेगा आर, हमको ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन दिया है ना, सेंटर पर रख लिया, ये चीज आ जाएगी, ये आर है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये आर है, ओमेगा है ना, और ये जो है वेलोसिटी है v, वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एक्चुअली देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे जा रहा हो, ऐसे इस पॉइंट पर कुछ डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से यहाँ डॉट आता है। तो देखो r और v में क्या रिलेशन होगा, r और v परपेंडिकुलर होगा, देखो r परपेंडिकुलर टू v ऐसे दिख रहा है। और इसके बाद हम बात करें ओमेगा और r के बारे में, ठीक है, तो ओमेगा और परपेंडिकुलर होगा r के, उसी तरह से ओमेगा परपेंडिकुलर होगा v के भी, v के भी परपेंडिकुलर हो, कैसे, जैसे हमने बताया था, ये हमने लिया बोर्ड है ना, ये ओमेगा का डायरेक्शन है, ध्यान रखना, देखो दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये ओमेगा का डायरेक्शन है, ये वाले, ये जो पेन रेड पेन है, ये ओमेगा का डायरेक्शन। तो ये प्लेन है ना, ये प्लेन, ठीक, इस प्लेन में क्या है, इस प्लेन में आर है और क्या है, वी है इस प्लेन में। तो इस प्लेन के हमेशा ओमेगा परपेंडिकुलर होता है, देखो इस प्लेन के हमेशा ओमेगा इधर होगा। तो हम तुमसे पूछे कि आर के ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, ओमेगा होगा, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये जो है प्लेन में है, आर और भी प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो इस प्लेन के हमेशा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन। तो ओमेगा और भी परपेंडिकुलर, ओमेगा और आर भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ओमेगा का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। बाय द वे नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, तो ये हमको ध्यान रखना है, टाइप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, कितने तरह का है। तो पहले हम लोग जो बात करेंगे ए में, उसको लिखेंगे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्या होगा, ये सेम होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी।
जैसे मान लो कि कोई यहाँ हम रफ लेते हैं, हम रफ बना यहाँ तक, ठीक है ना, और कोई इस पर पार्टिकल मूव कर रहा है, कितना, तो 10 रेडियन पर सेकेंड से, है ना, 10 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा है एंटी क्लॉक, ठीक है। 10 रेडियन पर सेकेंड जब मूव कर रहा है, यहाँ हम चेक कर रहे हैं, यहाँ भी क्या है, 10 रेडियन पर सेकेंड ही है, इस पॉइंट पर भी 10 रेडियन पर सेकेंड ही है, इस पॉइंट पर 10 रेडियन पर सेकेंड ही है, यानी ये पूरे जो है यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ गए, लेकिन इसके इसके जो है एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, ओमेगा का वैल्यू सेम रहा 10 10 10 10 10, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या मैग्नीट्यूड सेम है, इस पॉइंट पर भी इस पॉइंट पर भी, ये सारे। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो उसको अपन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, बी में नॉन यूनिफॉर्म, है ना, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, डायरेक्शन आगे आगे के पेज में लिख लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेज, इज कॉल्ड कॉल, लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, इतना काफी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और बोथ चेंजेज, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है भाई। मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, जैसे एग्जांपल में हम समझना चाहे समझ लेते, यहाँ जो चल रहा था 10 रेडियन पर सेकंड से, यहाँ चलने लगा 12 रेडियन पर सेकंड से, यहाँ चलने लगा 15 रेडियन पर सेकंड से, तो ये चेंज हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको कैसे डिनोट करते हैं देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, इसको अपन ओमेगा एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं और ओमेगा ऐसे भी, ये भी एवरेज का ही साइन है, इसको अपन एवरेज का साइन पढ़ते हैं, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो एवरेज को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एवरेज लिखना हो तो लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। मान लो डिस्प्लेसमेंट है θ1, इनिशियली θ2 और θ1 θ2 और θ3 प्लस θn, θ1 θ2 θ3 θn, है ना, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हम मान लेते हैं T1 T2 θ3 के लिए T3, इसी तरह θn के लिए Tn, ठीक है ना। तो W एवरेज का तो एक बेस फार्मूला है जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे, देखो अगला पॉइंट, तो ये हमें ध्यान रखना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, ये जो है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ हमने मान लिया कि पहले θ1 डिस्प्लेसमेंट था, फिर θ2, फिर ऐसे करके कवर किया कहाँ तक, θn तक, है ना, θn तक। तो फिर क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट रखेंगे डिवाइड टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। चलो नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, अगला पेज में हम लोग देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि θ1 जो है ओमेगा 1 वेलोसिटी से कवर किया होगा,
थीटा टू ओमेगा टू वेलोसिटी कवर किया होगा, इसी तरह से थीटा एन ओमेगा एन वेलोसिटी कवर किया होगा। इसका क्या मतलब है, जैसे देखो ये हमारे पास, यहाँ देखो ये क्या है थीटा वन, इसके बाद क्या है ये जो है थीटा टू। तो जब थीटा कवर किया होगा तो उस समय मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन रहा होगा, ठीक है ना। जब थीटा टू कवर किया होगा तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू रहा होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ओमेगा थ्री से भी मूव कर सकता है और एंगल सेम ही रहना है, सिर्फ थीटा थ्री एंगल सेम है, यहाँ थीटा थ्री मतलब थीटा थ्री के लिए ओमेगा थ्री, थीटा टू के लिए ओमेगा टू, थीटा वन के लिए ओमेगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे एवरेज के लिए समझना, यहाँ तो हमें पता हो गया, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा, कैसे लिखेंगे देखो यहाँ मैं दिखाता हूँ, एक चीज समझा देता हूँ। थीटा इजकल टू ओमेगा टी, ये होता है। तो थीटा वन लिखना हो तो हम लोग ओमेगा वन टी वन क्यों नहीं लिख सकते, सिंपल इस फार्मूला से, थीटा वन की जगह ओमेगा वन टी वन, तो इस फार्मूला में रखेंगे, देखो इस फार्मूला में थीटा वन की जगह वैल्यू रखेंगे, थीटा टू की जगह, थीटा थ्री की जगह, ओमेगा के टर्म में हमको लाना है एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि हम बता रहे हैं। तो यहाँ जो है हम लिख सकते हैं ओमेगा वन टी वन प्लस थीटा टू के लिए ओमेगा टू टी टू प्लस ओमेगा एन टी एन, है ना, ओमेगा एन टी एन, उसी तरह से डिवाइडेड बाई, ठीक है, टी वन प्लस टी टू प्लस टी एन। ये भी रिलेशन ध्यान रखना, ये कब यूज होगा, जब पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी दिया हो और टाइम दिया हो, पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी दिया हो और टाइम दिया हो, तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कुछ, लेट टी वन इजकल टू टी टू इजकल टू टी, ये हो गया इक्वल। तो क्या आएगा, अब यहाँ देखो टी वन की जगह पर टी रख सकते हैं, यहाँ टी एन कर लेते हैं ना, तो टी यहाँ आ जाएगा ओमेगा एवरेज, इसी क्वेश्चन में रखो ना भाई, ओमेगा वन टी, ओमेगा टू टी, ओमेगा थ्री टी प्लस ओमेगा एन इंटू टी और डिवाइडेड बाय, ये देखो ऐसा मैंने क्यों किया, टी वन टी टू टी थ्री टी एन ये सभी टी के इक्वल है, सभी की जगह पर हमने टी रख दिया। अब यह लिखते हैं, जैसे देखो टी प्लस टी क्या लिखते हो भाई, टू टी, उसी तरह से टी प्लस टी क्या लिखते हो, थ्री टी, काउंट कर लो, वन टू थ्री, यहाँ वन टू था तो टू, वन टू थ्री, थ्री है तो थ्री, उसी तरह हम लोग जो बात करेंगे क्या बोल रहे थे, हाँ टू के लिए टू टी, थ्री टी के लिए थ्री टी, उसी तरह कितना है एन टी है ना, सॉरी एन टी है, तो एन टी के लिए मान लो टी प्लस टी ऐसे करके एन तक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एन टी, तो हो जाएगा यहाँ एन इंटू टी, एन इंटू। अब ऐसा करते हैं ऊपर से हम टी कॉमन ले सकते हैं ना, टी कॉमन ले लेंगे तो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू एन और डिवाइड बाई एन इंटू टी, है ना, टी और टी तो कैंसिल हो गया, तो एवरेज जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा वो आएगा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू एन, है ना, और डिवाइडेड बाई एन, ठीक ऊपर कैंसिल हो गए थे बच गए। अब यह लिख सकते हैं फॉर टू इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, टू इक्वल टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी आएगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू, एन की जगह पर टू रख देंगे बस, सिंपल है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन,
ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन जैसे पढ़े होगे 9th-10th में, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a+b/2, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक मीन बाय द, तो हम इसको समझ गए, ठीक है ना। इसको हम लोग कुछ ऐसे मान लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, केस फर्स्ट मान लेते हैं, और अब हम लोग जो बात करने वाले हैं केस सेकंड के बारे में। हमने केस फर्स्ट में क्या देखा, यहाँ रफली एक समझा देते हैं ना। यदि मान लो कि यहाँ से ओमेगा 1 से गया है, ठीक है, फिर कुछ समय बाद यहाँ ओमेगा 2 हो गया है ना, कुछ समय बाद ओमेगा 3, इसका मतलब ओमेगा 4 हो गया है ना। उस केस में कहेगा कि एवरेज बताइए, तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर 3 रहेगा तो यहाँ इनकी जगह 3 रख देंगे, 2 रहेगा तो 2 रख, ये मैंने बताना चाहा, ठीक है ना। चलो केस सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, केस सेकंड बहुत सिंपल है। अब इससे मान लो कि हमने थीटा निकाल, थीटा दिया हुआ था हमको, ठीक है ना, टाइम दिया हुआ था, ये बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं समझना, कि अब हम लोग केस सेकंड में, अभी हमने बताया था, ये तो हमें पता ही है, क्या पता है बताओ, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ना, ऐसे करके थीटा n तक की बात है, और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या था, T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे करके Tn तक, है ना ये फॉर्म। अब हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि सभी इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। मतलब देखो इक्वल का मतलब क्या हुआ, कि पार्टिकल यहाँ था तो कितना कवर किया, थीटा। वेलोसिटी क्या था इसका, एंगुलर ओमेगा 1। यहाँ से क्या किया, अभी थीटा ही किया, और यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2। उसी तरह से यहाँ किया, बताओ, ये हो जाएगा ओमेगा 3 और ये हो जाएगा थीटा। उसी तरह से भाई यहाँ करो, ओमेगा 4 और ये हो जाएगा थीटा। इस तरह से मतलब इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो क्या होगा, तो देखो ऊपर तो सब इक्वल हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। देखो भाई थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा ऐसे इक्वल हो जाएगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, एन तक। तो अगर हम देखो थीटा प्लस थीटा लिखते थे तो क्या लिखते थे, 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा लिखते थे तो क्या लिखते थे, 3 थीटा। ऐसे करके यदि एन तक हो तो क्या लिखेंगे, एन थीटा। तो ऊपर तो आ जाएगा एन थीटा डिवाइडेड बाय इस पर, यहाँ मैंने बता दिया 2 थीटा, 2 थीटा रहेगा तो 2 थीटा, थीटा यदि 3 है तो 3 थीटा, 4 रहेगा तो 4 थीटा, एन रहेगा तो एन थीटा। तो हमने एन तक है, एन थीटा लिख लिया। अब हमको टाइम तो दिया नहीं, तो हम अभी रिलेशन बताया, ठीक है ना। थीटा इजकल टू ओमेगा टी, थीटा इजकल टू ओमेगा टी। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टी निकाल सकते हैं क्या, थीटा अपॉन ओमेगा। तो T1 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो θ1 अपॉन ओमेगा, और यहाँ थीटा तो सब इक्वल है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं यार θ1 θ2 θ3 θn, ये सभी थीटा के इक्वल है ना, ये हमने लिख लिया। tan थीटा हो गया। यहाँ अब इस फार्मूला बैठाएंगे, इस फार्मूला, तो यहाँ θ1 की जगह थीटा अपॉन ओमेगा 1, θ2 की जगह बोलो थीटा अपॉन ओमेगा 2, θ3 की जगह थीटा अपॉन ओमेगा 3, ऐसे करके कहाँ तक आएगा, थीटा अपॉन ओमेगा n, यहीं तक आएगा। बोलो, ऐसा करते हैं थीटा कॉमन ले लेते हैं, एन अपॉन 1/ओमेगा, थीटा कॉमन ले लिए, ठीक है ना। ओमेगा 1 1/ओमेगा 2, 1/ओमेगा 3, 1/ओमेगा n, ये आ जाएगा। और ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा तो भाई कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगला पेज में हम लोग देखते हैं क्या बचता है। तो ऊपर तो एन बच जाएगा, तो हो जाएगा एन अपॉन 1/ओमेगा 1, 1/ओमेगा 2, 1/ओमेगा 3, ऐसे करके 1/ओमेगा। तो ये भी रिलेशन एक आ जाएगा, हमको ध्यान देना एवरेज के लिए, ठीक है ना। फॉर हम लिखे फॉर 2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर 2 इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। 2 इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करें तो एन की जगह पर यहाँ क्या रखेंगे, 2। तो एवरेज जो आ जाएगा, ध्यान रखना, 2/1/ओमेगा 1, 1/ओमेगा 2।
इसको यदि हम सॉल्व करें तो 2 तो ऊपर रहेगा, यहाँ हो जाएगा ω1 प्लस ω2 डिवाइडेड बाई ω1 ω2। तो ए टर्म ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 2ω1 ω2 डिवाइडेड बाई ω1 प्लस ω2। ये रिलेशन आएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए आएगा, 2 इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, और जनरल फॉर्म में इसको याद रखना है। ये तब आएगा, ये रिलेशन तब आएगा जब थीटा इक्वल होगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। हमें उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना।